चलो बाबू, कैसे हो? चलो फिर हम आज शुरुआत करते हैं। आज हम लिटरेचर की शुरुआत करेंगे और आज हम रेनबो सेकंड जो 12th क्लास में बुक है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको 10 पोइट्री 10 प्रोज पढ़ने हैं। आज हम आपको पोइट्री से ही शुरुआत करेंगे, जिसमें हमारी पहली पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, जिसके पोएट हैं जॉन डन। आज मैं इसी कविता के बारे में आपको बताऊंगा। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि यह कविता मैं आपको 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। पहले पार्ट में मैं आपको जो इसके पोएट जॉन डन है उनके लाइफ के बारे में बताऊंगा, और दूसरे पार्ट में जो कविता का टेक्स्ट है लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाऊंगा। तो आज इस पार्ट में हम आपको बताएंगे द लाइफ ऑफ जॉन डन। देखिए, जॉन डन किसी ऑर्डिनरी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति का नाम है। मतलब जॉन डन वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी रहे पूरी दुनिया के। इनको अलग तरीके से याद किया जाता है, इनको अलग तरीके से मतलब लोग इनके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो पहले इनकी लाइफ की हम शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद से मैं आपको इनके बारे में और भी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप अपना अपना बुक अपने सामने रखिए और सबसे पहले इनका लाइफ देखिए। जॉन डन 1572 टू 1631, यानी जॉन डन की पैदाइश 1572 और मृत्यु 1631 में हुई। हालांकि इसमें डेट नहीं दिया है, तारीख इनकी 22 जनवरी थी, यानी इनके पैदाइश का दिन था 22 जनवरी 1572 1572, और इनका डेथ 1631 यानी 1631 में हुई। द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक लिरिकल पोएट थे, एक सैटिरिकल पोएट थे। लिरिकल यानी आप लिरिकल कह सकते हैं, गीतात्मक, लाइक ए सॉन्ग एक्सप्रेसिंग ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग्स, यानी एक ऐसा गीत, ये गीत के जैसा जो आपके अंदर, आपके अंतरात्मा में, आपके इमोशन को, आपके हार्ट को एक खुशी पहुंचाता है, वो लिरिकल। तो उस तरह की ये कविता लिखा करते थे। फिर क्या कहते हैं, लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स। सैटिरिकल यानी सटायर का मतलब होता है तंज कसना, तो किसी दूसरे के ऊपर तंज करके कैसे कविता लिखा जाए, ये भी ये लिखा करते थे। कॉल्ड मेटाफिजिकल, और इनको मेटाफिजिकल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर मेटाफिजिकल को हम कहते हैं आध्यात्मिक। देखिए, मेटाफिजिक्स एक वर्ड होता है, मेटाफिजिक्स से बनता है मेटाफिजिकल। मेटाफिजिक्स के बारे में कहा जाता है कि द एरिया ऑफ फिलॉसफी दैट डील्स विद द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, ट्रूथ एंड नॉलेज। मतलब आप कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र की एक ऐसी शाखा जिसमें अस्तित्व, सत्य और ज्ञान का अध्ययन होता है, यानी आध्यात्मिक। वहां पर सत्य की बात होती है मेटाफिजिक्स में, वहां पर ज्ञान की बात होती है, नॉलेज की बात होती है, वहां पर एक एग्जिस्टेंस की बात होती है। तो उसी मेटाफिजिक्स से बना मेटाफिजिकल। तो वो मेटाफिजिकल पोएट थे, यानी आध्यात्मिक पोएट थे। वॉज बोर्न इन लंडन इनटू अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। इनकी पैदाइश रोमन कैथोलिक फैमिली में लंदन में हुई। ऑफ ट्रेडर्स एट ए टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टाउंचली एंटी कैथोलिक। इनकी पैदाइश उस समय इंग्लैंड में हुई, लंदन में हुई, जब पूरा इंग्लैंड इनकी जाति रोमन कैथोलिक के खिलाफ थी। जब इनकी जाति के खिलाफ वहाँ के सारे लोग थे, तब इनकी पैदाइश हुई। हालांकि इनकी पैदाइश एक अच्छे परिवार में हुई। इनके पिताजी एक ट्रेडर थे, व्यापारी थे, अच्छा पैसा भी कमाते थे। डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। देखिए, ये जिस धर्म से आते थे, रोमन कैथोलिक, तो ये रोमन कैथोलिक वहाँ की माइनॉरिटी, मतलब वहाँ पर ये लोग थे, और इनके अपने धर्म के चलते ये इतना टॉर्चर किया जाता था इन रिलीजन्स के लोगों को, कि इनको अपने धर्म के चलते ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, बिना डिग्री दिए हुए हटा दिया गया। ही स्टडीड लॉ एंड रेड थियोलॉजी। बाद में इन्होंने कानून पढ़ा, बाद में इन्होंने नीति शास्त्र पढ़ा। He also participated in 2 naval expeditions and became secretary to a powerful novel. उसके बाद ये naval expeditions, यानी आप इसको कह सकते हैं
कि नौसेना अभियान से भी ये बाद में जुड़े, ये सैनिक का भी काम किए, सैनिक भी बने ये। एंड अ जॉब he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece। उसके बाद वहाँ से इनको सेक्रेटरी बना करके भेजा गया। तो वहाँ पर इन्होंने एक गलती कर दी। गलती ये कर दी कि जो इनके पेट्रॉन थे, जो इनके मालिक थे, उनकी एक भतीजी थी, उससे ये चोरी चुप के शादी कर लिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि इनके ऊपर केस हो गया। केस हुआ, इनको जेल जाना पड़ा। हालांकि बाद में ये बहुत जल्दी छूट भी गए, क्योंकि ये लीगल थे, इन्होंने शादी लीगल किया था, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन नौकरी चली गई, उसके बाद से इनकी दुर्दशा शुरू हो गई। इन 1615 में एट द एज ऑफ 42 डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। यानी 1615 में जब इनकी उम्र 42 वर्ष की हो गई, तो उस उम्र में इन्होंने एंग्लिकन चर्च को ज्वाइन किया, और उस टाइम के ये बहुत बड़े प्रीचर बने, बहुत बड़े पादरी बने ये। इन लव लिरिसिज्म डन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्कन ट्रेडिशन। मतलब लव के मामले में, प्यार के मामले में इन्होंने पेट्रार्कन ट्रेडिशन को तोड़ा, वो एक अपना ट्रेडिशन ये लाए। यानी जनरली ये स्पिरिचुअल लव के बारे में लिखा करते थे ये, और ये पैगन लव, फिजिकल लव, इस सब चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं किया करते थे। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड क्लोकियल टोन, इन्होंने प्यार को एक बहुत ही सहजता से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईमानदारी से उसमें स्पिरिचुअलिटी ला करके लोगों के सामने पेश किया। हिज लव पोएम्स यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी टू हैमर होम अ पॉइंट एंड कंबाइन पैशन विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग। अच्छा देखिए, लव, ये सब जो चीज़ें हैं वो नेचर की दी हुई चीज़ें हैं, ये सारे पोइट्स मानते हैं। लेकिन इसका खिलाफ करता है जॉन डन सब लोगों से उल्टा चलता है। वो उसमें भी कहीं ना कहीं लॉजिकली अपना दिमाग लगाता है, उसमें भी लॉजिक खोजता है, उसमें भी जोग्राफिकल लव को देखता है, साइंटिफिकली लव को देखता है, हर चीज़ का वो जज करता है। वो और लोगों से अलग सोचता है प्यार के बारे में, और वो जनरली स्पिरिचुअल लव की ही बात करता है और किसी लव की बात नहीं करता। उसके बाद डन इज वेल नॉन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। इनको यानी जॉन डन को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, जाना जाता है उनके गीतों से, उनकी गाथाओं से। सोनेट्स जो 14 लाइन की कविता होती है उसको सोनेट कहा जाता है। सटायर्स, हंसी मजाक की भी, व्यंग भी ये लिखा करते थे, तंज भी लिखा करते थे। एंड द एलिजीज मर्शिया यानी शोक गीत भी ये लिखा करते थे। एंड सरमन्स, और ये धर्मोपदेश भी दिया करते थे, प्रवचन भी दिया करते थे। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, हार्श मीटर्स, स्ट्रेंड एंड विमिकल इमेजेस कैरेक्टराइज ऑल हीज पोएटिक क्रिएशंस। इनके पोएम में, इनके पोएटिक क्रिएशंस में वो सारी चीज़ें दिखाई देती थी। कभी अपने आप को अस्वाभाविक दिखाते थे, कभी अपने आप को मनमौजी दिखाते थे। हर चीज़ पर इन्होंने एक बेहतर तरीके से लोगों के ऊपर छाप छोड़ा। हर तरीके से इन्होंने एक सिस्टमेटिक ढंग से कविता को भी लिखा। और भी मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता दूं जॉन डन के बारे में, जो इसमें नहीं दिया हुआ है। जॉन डन के जो पिताजी थे, जो फादर थे, उनका भी नाम जॉन डन ही था, और उनकी माता का नाम एलिजाबेथ हेवुड था। उनकी माता का नाम एलिजाबेथ हेवुड और उनके पिताजी का नाम जॉन डन ही था। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इनकी जो शादी हुई जॉन डन की, आपने तो देखा कि वो भाग करके शादी किए, तो इनके वाइफ का नाम एनी मोर था। एनी मोर बहुत अपनी वाइफ को ये प्यार करते थे, बहुत चाहते थे, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। इनको 12 बच्चे थे, 12 बच्चे हुए, यानी 16 साल शादी के बाद 16 साल इनकी वाइफ जिंदा रही, तो 16 साल में 12 बच्चे इनको हुए। और 12वां बच्चा जब पैदा हो रहा था तो इनकी वाइफ डेथ कर गई। तो इन्होंने अपने बच्चों का कसम खाया कि मैं कभी अब दूसरी शादी नहीं करूंगा जब तक जीऊँगा। और 1631 में इनका डेथ हुआ। तो उसके बाद से और भी चीज़ें इनके साथ बहुत ये रहा। इनकी एक फ्रेज बहुत फेमस रही है। इनका एक फ्रेज है, नो मैन इज़ एन आइलैंड। इनका एक फ्रेज है, नो मैन इज़ एन आइलैंड। इसका मतलब होता है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी इंसान।
हर इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए किसी दूसरे इंसान का सहारा लेना पड़ता है, और ज़रूरी भी है। वो बिना सहारा लिए अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता। बाद में इसके ऊपर एक राइटर ने बहुत बड़ी नोवेल भी लिखी और बहुत हाईलाइट भी। तो आज मैंने जॉन डन के लाइफ के बारे में आपको बताया, और अगले क्लास में मैं आपको इनका जो ये कविता का टेक्स्ट है लाइन बाय लाइन मैं आपको समझा दूंगा। और हाँ, जो नए लोग हैं चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल ठीक है।